नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि आदमी को घमंड में इतना भी चूर नहीं हो जाना चाहिए कि उसको वास्तविकता का ज्ञान न हो, उसको अपने भविष्य की चिंता भी खत्म हो जाए, वो देख ना पाए कि वो जो कर रहा है उसका नतीजा क्या होने वाला है। जी हाँ, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूँ। 2019 बल्कि 2014 से 19 तक जिस तरह का व्यवहार किया उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितने अपशब्द बोले और बुलवाए संजय राउत से और दूसरे लोगों से, खासतौर से संजय राउत से, रोज सामना में लेख लिखवाए गए। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ बोला गया और मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरह से सीटों के बंटवारे की गठबंधन की बातचीत में किस तरह का रवैया अपनाया कि उनका ये हट था, उनका ये जोर था कि अगर कोई बातचीत करनी है तो मातोश्री आइए, यहाँ मत्था टेकिए, यही बातचीत होगी। वही उद्धव ठाकरे 2019 में जब चुनाव का नतीजा आया, गठबंधन को जनादेश मिला, उसके बाद बीजेपी बात करना चाहती थी सरकार गठन की। उद्धव ठाकरे बात करने को तैयार नहीं थे। तमाम कोशिशें बीजेपी की नाकाम रही। बात किससे की? शरद पवार से। बात किससे की? सोनिया गांधी से। उस समय उन्होंने सोचा नहीं कि वो उनकी स्थिति क्या हो सकती है अगले 2 साल में। तो जो नेता अगले 2 साल की स्थिति का भी आकलन न कर पाए, जो नेता आगे के कदम का आकलन न कर पाए, जो नेता अपना कोई प्लान बी लेकर न चले, उसका हश्र वही होता है जो उद्धव ठाकरे का हुआ। तो उद्धव ठाकरे का क्यों जिक्र कर रहा हूँ? कई वीडियो बना चुका हूँ। तो आप कहेंगे कि फिर उसी पर बात करने का क्या फ़ायदा? उसकी ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है कि जो बातें सामने आ रही हैं, उद्धव ठाकरे की स्थिति कितनी दयनीय हो गई थी। उस शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन आज करना पड़ रहा है। वो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि उनको बचा लें। हुआ ये कि उद्धव ठाकरे को अंदाज़ा हो गया ये राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद का चुनाव होते होते कि उनकी पार्टी टूटने जा रही है। लेकिन उनका जो अहंकार था, उन्होंने पार्टी के अंदर बात करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने चेकमेट करने की कोशिश की एकनाथ शिंदे को, और उनको लगा कि एकनाथ शिंदे की क्या हैसियत है मेरे सामने। अगर मैं बात करने के लिए आगे आऊँगा तो फिर बीजेपी किससे बात करेगी? मुझसे बात करेगी, एकनाथ शिंदे से क्यों बात करेगी? ये जो उनकी गलतफहमी थी, उनकी पार्टी और उनके डूबने का बड़ा कारण बनी। अगर उस समय उन्होंने एकनाथ शिंदे से बात की होती, समझौता किया होता, तो शायद उनकी पार्टी बच गई होती। वो हो सकता है सरकार भी बच जाती, हो सकता है अभी तक मुख्यमंत्री भी होते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को संदेश भिजवाया कि बात करना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस जिस तरह के व्यक्ति हैं, जो उनका व्यक्तित्व है, बहुत सहज व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं, सहृदय हैं, वो बात करने के लिए चले गए। बातचीत में उद्धव ठाकरे का कहना था कि हम बीजेपी के साथ फिर से आना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये संभव नहीं है, फिर भी वो बात करेंगे। लेकिन बात करने का नतीजा क्या होता वो उनको मालूम था। उनके मुंह पर सीधे वो मना नहीं करना चाहते थे कि हम बात नहीं करेंगे। दरअसल स्टैंड पार्टी का वही था कि किसी भी हालत में उद्धव ठाकरे शिवसेना में अब नहीं चाहिए। ये जो प्रण किया पार्टी ने, उसके लिए उसके पास कई विकल्प तैयार थे, अलग अलग तरह के विकल्प तैयार थे। बाकी विकल्पों की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी कि एकनाथ शिंदे बिल्कुल चट्टान की तरह अड़े रहे। वो अपने स्टैंड से 1 इंच भी डगमग नहीं हुए। उद्धव ठाकरे ने केवल खुद नहीं, अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे का भी इस्तेमाल किया। उनसे भी फ़ोन करवाया, भाजपा के नेताओं को, एकनाथ शिंदे को। और उद्धव ठाकरे का उस समय प्रस्ताव था कि बीजेपी एक बार हाँ कहे, एक बार बात करने के लिए तैयार हो जाए। हम पूरी पार्टी लेकर बीजेपी के साथ आने को तैयार हैं, बिना शर्त आने को तैयार है। बीजेपी जिन शर्तों पर कहेगी उन शर्तों पर आने को तैयार है। उनको समझ में आ गया था कि अब उनके दिन गिने चुने। ज़्यादा समय तक जो है वो न मुख्यमंत्री रह पाएंगे, न सरकार रह पाएगी उनकी, और न ही पार्टी रह पाएगी। तो उनके सामने उस समय चुनौती जो थी, जो संकट था, वो पार्टी को बचाने का, कि पार्टी बच जाएगी तो आगे फिर देखेंगे। उनके रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि उनका स्वभाव वही है, अहंकार का।
जिस तरह से नारायण राणे के साथ उन्होंने जो किया था, जिस तरह से उन्होंने राज ठाकरे के साथ परिवार में किया, उससे बड़ा स्पष्ट था कि उद्धव ठाकरे का जो अहंकार है वो हिमालय पर्वत से भी ऊपर है। उस पर जो है वो कोई सुनते नहीं जब तक उनकी चल रही हो, और उनको ये एहसास ही नहीं हुआ कि कब उनकी चलना बंद हो गई। अब जो उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री से, केंद्रीय गृह मंत्री से, देवेंद्र फडणवीस से या भाजपा के किसी नेता से बात करने को तैयार नहीं थे, जो गर्दन टेढ़ी करके बोलते थे कि बीजेपी के नेताओं ने मुझे धोखा दिया, जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, जबकि वो सरासर झूठ बात थी, ऐसा कोई वादा किया ही नहीं गया था। फिर भी वो इतने पुराने गठबंधन को तोड़ने में उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। इस बात का भी कोई उन्होंने कंसिडरेशन नहीं रखा कि जनादेश मिला है इस गठबंधन को, लोगों ने इस गठबंधन की सरकार बनाने के लिए वोट दिया है और कांग्रेस और एनसीपी को विपक्ष में बैठने के लिए वोट दिया है। तो उन्होंने जनादेश को नकार दिया, उन्होंने जनादेश का एक तरह से अपमान किया कि जिसको मतदाता ने कहा था विपक्ष में बैठो उसको सरकार में बिठा लिया, जिसको कहा था सरकार में बैठो उसको विपक्ष में धकेल दिया। किस लिए? केवल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, और ये गुरूर कि जो फैसला हम करेंगे पूरी शिवसेना उसके साथ होगी। वो ये भूल गए कि शिवसेना का मूल स्वरूप क्या है, उसका मूल स्वभाव क्या है। उनको लगा कि हम जो तय करेंगे वही शिवसेना होगी। उनको गलतफहमी हो गई कि वो बाला साहब ठाकरे हैं, कि जो फैसला कर देंगे वो अंतिम होगा, और जो फैसला अंतिम होगा उसको मानने के लिए सब बाध्य होंगे। ऐसा हुआ नहीं। एकनाथ शिंदे समझ गए थे, जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा बीजेपी से उसी समय समझ गए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से सरकार चल रही थी उनको समझ में आ गया कि यहाँ रहने का मतलब है सामूहिक आत्महत्या, राजनीतिक आत्महत्या। तो सामूहिक रूप से राजनीतिक आत्महत्या करने के लिए वो उनके साथी तैयार नहीं थे। इसलिए आप देखिए कि इतने दिनों में एक भी विधायक जो गुवाहाटी गए उनमें से एक भी विधायक टस से मस नहीं हुआ। आमतौर पर ऐसे मामलों में होता है कि 2-4 इधर उधर हो ही जाते हैं, लेकिन संख्या गुवाहाटी जाने वालों की बढ़ी घटी नहीं एक बार। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और उद्धव ठाकरे को मालूम था कि जो विधायक जा रहे हैं, मुंबई से निकल रहे हैं, उनको रोकने की उनकी हैसियत नहीं रह गई है। तो फिर क्या किया उन्होंने डेस्परेट होकर प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री वहाँ फ़ोन करना शुरू किया, कोशिश की कि उनसे बात हो जाए, किसी तरह से बात हो जाए। न तो प्रधानमंत्री फ़ोन पर आए, न केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फ़ोन पर आए। उनको मालूम था कि वो क्या कहने वाले हैं, और उनकी बात को मानना नहीं था, इसलिए बात करने का कोई मतलब नहीं था। और बात का सिलसिला, बात करने का अधिकार तो वो 2019 में ही खो चुके थे, जब उन्होंने झूठा आरोप लगाया, अपशब्द कहे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए, और गठबंधन तोड़ दिया, और बीजेपी और शिवसेना के राजनीतिक विरोधी दुश्मन रहे कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया। तब उनको लगता था कि शरद पवार उनके साथ हैं तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उनको मालूम नहीं था कि शरद पवार की हैसियत महाराष्ट्र के बाहर छोड़िए, महाराष्ट्र में भी मोदी और अमित शाह ने छोटी सी बना दी है। अब कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बहुत ही छोटा बना दिया है उनको। उनकी हैसियत कुछ करने की नहीं है, और जिस दिन चाहेंगे उस दिन उनको हैसियत उनकी दिखा देंगे, औकात दिखा देंगे, और दिखा दिया। तमाम कोशिश करने के बावजूद उद्धव ठाकरे की, रश्मि ठाकरे की, उसके अलावा दूसरे लोगों की, जब ये सब नाकाम हो गई और सरकार बन गई, उसके बाद भी उद्धव ठाकरे इस उम्मीद में थे कि शायद बात बच जाए। वो बिना शर्त जो है साथ आने के लिए तैयार, हर समय तैयार थे। तो अभी बैठक हुई थी सांसदों की, शिवसेना के सांसदों की, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के समर्थन के मुद्दे पर। उस मुद्दे पर बैठक में जो सांसद बयान दे रहे थे सार्वजनिक रूप से भी, अंदर भी, कि फिर से बीजेपी शिवसेना को साथ होना चाहिए, उनसे उन्होंने अनुरोध किया कि आप बीजेपी के लोगों से बात कीजिए,
बीजेपी के नेताओं से बात कीजिए, उनसे हमारा संपर्क करवाइए, उनसे कहिए कि हम आने को तैयार हैं, हम साथ होने को तैयार हैं। लेकिन इन सांसदों से भी बीजेपी के किसी नेता ने बात नहीं की। इन्होंने जो फीडबैक दिया उद्धव ठाकरे को कि कोई बात करने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि बात करने का मतलब है उद्धव ठाकरे की राजनीति को पुनर्जीवित करना। तो उनके राजनीतिक जीवन को फिर से खड़ा करने का काम तो अब बीजेपी नहीं करने वाली है। इसलिए सबको हिदायत थी कि कोई बात नहीं करेगा, और सबको मालूम था कि स्टैंड क्या है, इसलिए बात करने का और सवाल नहीं था। और बात करने का मतलब था कि आप एकनाथ शिंदे की हैसियत को अंडरमाइन कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे का आने का मतलब होता कि वो बॉस है, एकनाथ शिंदे नहीं है। और एकनाथ शिंदे उस गुलामी से मुक्त हो चुके हैं, अब वो फिर उस गुलामी में लौटना नहीं चाहते। तो एक तरह से पूरी सरकार को अस्थिर करने जैसा होता। आज भी उद्धव ठाकरे को अगर पीएमओ से या गृह मंत्री के यहाँ से फ़ोन चला जाए तो वो पैदल चलते हुए दिल्ली आ सकते हैं। ये हैसियत हो गई है उद्धव ठाकरे की। उनको मालूम है कि सरकार चली गई, मुख्यमंत्री का पद चला गया और पार्टी जाने वाली है, जा चुकी है। जाने के बाद औपचारिक रूप से जो जाना होता है केवल उसी की घोषणा बाकी है। तो औपचारिक रूप से पार्टी कितने दिन में जाएगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जाएगी ये पक्का दिखाई दे रहा है। तो उद्धव ठाकरे नाम के राजनीतिक व्यक्ति का राजनीतिक ऑरा जो आभा मंडल बना हुआ था उसको चूर चूर कर दिया है उनके गुरु ने, घमंड ने। और उस घमंड की कीमत उनको चुकानी पड़ रही है, और जो लोग उनके साथ रहेंगे उनको भी चुकानी पड़ेगी। अब ये मामला ज़्यादा दिन का नहीं है, अभी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसके बाद फिर जो है बाकी राज्य में दूसरे शहरों में जो स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, फिर विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, वो उन सब से तय हो जाना है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रमुख, शिवसेना के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। वो पास्ट टेंस में जाने वाले हैं। अभी उनके खिलाफ ईडी नहीं लगी है, लेकिन उनके तमाम लोगों के खिलाफ ईडी लगी हुई है, और कितने और जेल जाने वाले हैं ये बताना मुश्किल है। तो इंतज़ार कीजिए। अब उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे बीजेपी के मिलन की बजाय कौन कौन उद्धव ठाकरे का करीबी जेल जाता है इसकी गिनती कीजिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।